ये देखिए, एक डिस्क्लेमर तो लगाना पड़ता है क्योंकि ये एग्जिट पोल, अनुमान, भविष्यवाणियां, हालांकि ये साइंटिफिक है। अभय कुमार दुबे भी आ गए हैं, चुनाव विश्लेषक, चुनाव विशेषज्ञ, आप चुनाव पंडित अभय कुमार दुबे को कह सकते हैं। अभय जी, अभी तक काफ़ी एनालिसिस हो गया, लेकिन अगर ये 120, 92, 12 अगर इन सीटों को देखें, इस आंकड़े को देखें, सबसे ज़्यादा निर्णायक कौन सा फैक्टर आपको इसमें दिखाई देता है जो कांग्रेस को 120 बल्कि +11 करें तो 131 तक पहुंचा रहा है? देखिए, इस चुनाव में जनता दल सेकुलर की हालत पतली दिखाई पड़ रही है। उनके वोट भी गिरे हैं और उनकी सीटें भी गिरी हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका जो स्थायी समर्थन आधार था वो किलेगा वोट। वो पिछले लोकसभा चुनाव में उनके पाले से निकलकर भाजपा में चला गया था। हर चुनाव में जाता था, लेकिन पिछली बार जम के गया था। खुद देवगौड़ा अपना चुनाव हार गए थे, कुमारस्वामी के बेटे अपना चुनाव हार गए थे और जनता दल सेकुलर का तकरीबन पिछले लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार उनकी कोशिश थी कि वो वोट विधानसभा के नाम पर उनके पास वापस आए, लेकिन अभी जो विश्लेषण हुआ उसमें कई पहलू निकल के आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि वहाँ के मुसलमान वोटर जो काफ़ी कुछ जनता दल सेकुलर को ओल्ड मैसूर के इलाके में समर्थन भी देते थे, उनको लग रहा था कि ये इस बार अगर किंग मेकर रहे, अगर सरकार की चाबी इनके पास रही तो ये भाजपा के साथ चले जाएंगे। इसके बाद जनता दल सेकुलर को एक ही परिवार जो है पूरा नियंत्रित करता है, देवगौड़ा परिवार। इस बात को लेकर उनके यहाँ से काफ़ी लोग, उनके बड़े नेता उन्हें छोड़ के भी गए हैं, और उस परिवार में भी आपसी झगड़े हैं। देवगौड़ा लगभग 90 साल के होने के लिए जा रहे हैं, उनका आखिरी चुनाव है। उसके बाद नेतृत्व को लेकर उस पार्टी में बड़े आपस में झगड़े विवाद होने वाले हैं। कुमारस्वामी के नेतृत्व पे ऐसा नहीं है कोई परिवार के अंदर से कोई सवालिया निशान ना हो। तो इस प्रकार की तमाम समस्याओं के कारण जनता दल सेकुलर का प्रदर्शन ग्राफ जो है इस आंकड़े के मुताबिक जो ये दिखाया गया है वो गिरता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा लाभ कांग्रेस को हो रहा है। मुसलमान वोटरों का अभूतपूर्व ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। 73% जा रहा है हमारे उसकी प्रतिक्रिया में कोई हिंदू ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं हो रहा है। केवल लिंगायत वोट तो अच्छे मिल रहे हैं उनको, लेकिन दूसरी और बिरादरियों के वोट, दूसरे और हिंदू समुदायों के वोट भाजपा के पक्ष में जाते हुए, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। हाँ, चाणक्य के आंकड़े जो हैं वो होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। तो कुल मिला के इससे कांग्रेस जो है वो लाभ में दिखाई पड़ रही है। ओके, डॉक्टर गुरु प्रकाश भी आ गए। डॉक्टर गुरु प्रकाश, आप अंधेरे में क्यों है भाई? आपके पक्ष में नहीं एक चुनाव नहीं आया तो क्या हो गया? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं श्रीनगर में हूं। अच्छा। और किसी कारणवश यहाँ लाइट की थोड़ी समस्या है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मानक जी, मैं सुन रहा था अभी अभय जी को भी और आलोक जी को भी। एग्जिट पोल है और निश्चित रूप से 7-8 एग्जिट पोल में से 3-4 में कांग्रेस लीड में है, कुछ में हम लोग लीड में हैं, कुछ में लड़ाई कांटे की है। लेकिन आप जानते हैं, अभय जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर आधारित पार्टी है, बूथ आधारित पार्टी है, शक्ति केंद्र आधारित पार्टी है। और अभी तक की जो हम लोगों को फीडबैक मिली है, जो हम लोगों को रिस्पांस मिला है, उसके आधार पर निश्चित रूप से लड़ाई मजबूत है और कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी और कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जब इतिहास में इस चुनाव को याद किया जाएगा, 2023 का विधानसभा चुनाव कर्नाटक का, तो देश याद रखेगा, एनालिस्ट याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इश्यूज की बात कर रहे थे, बेंगलुरु में मेट्रो की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट तक पहुंचे इसकी बात कर रहे थे, कर्नाटक कोविड का बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रहा, हाईएस्ट एफडीआई का स्टेट रहा, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम का स्टेट रहा, हम इन मुद्दों पे बात कर रहे थे, तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता सोनिया जी ने कर्नाटक की संप्रभुता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित टिप्पणी, बजरंग बली, बजरंग दल, पीएफआई जो कि ऑलरेडी बैंड संगठन, उनको बैन करने की बात। तो ये चुनाव के बाद जब विश्लेषण होगा, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो इसको याद किया जाएगा कि मुद्दों पे किसने राजनीति की और किसने कम्युनलाइज किया राजनीति को। गुरु प्रकाश, एक सेकंड, इसी तरह के आरोप तो कांग्रेस भी लगाती है ना। बीजेपी पर बहुत सवाल उठते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे उठाते हैं, फिर आप राष्ट्रवाद का मुद्दा ले आते हैं, आप भावनात्मक मुद्दे ले आते हैं। ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं, लेकिन यहां तो आंकड़ों की बात हो रही है। अगर कांग्रेस ये चुनाव जीत रही है और हमारा आंकड़ा कह रहा है न्यूज 24 टुडे चाणक्य का 120 ±11, देखिए अगर माइनस हो गया 120 में से तो बहुमत के आंकड़े से ये 2-3 सीट पीछे रह जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, और प्लस हो गया तो 130 के पार निकल जाएंगे। और आपका 92 में ±11 है, अगर प्लस भी हो गया तो भी 103 होता है। कहने का मतलब सारे के सारे एग्जिट पोल, ज्यादातर मैं कह रहा हूं, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस चुनाव जीत रही है। हमारा एग्जिट पोल भी कह रहा है, गलती की गुंजाइश को अगर मान भी लें
तब भी कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के पास है। अब ये मत कहिए कि कांग्रेस ने ये मुद्दे उठाए, वो उठाए, जो भी उठाए, हम यहां आंकड़ों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश, नहीं तो हम स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, हम पूरी विनम्रता से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मानक जी। लेकिन मैं देख रहा था न्यूज नेशन का भी सर्वे है, रिपब्लिक का भी सर्वे है, तो सर्वे पे जाने का अभी कोई अर्थ नहीं है, अभी बहुत क्लोज है। और हम लोगों ने मानक जी ऐसे सैकड़ों डिबेट किए हैं। बिहार में क्या बता रहा था सर्वे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। जब अच्छा, एक संभावना हो सकती है, एक संभावना हो सकती है आपके लिए, ये जो जेडीएस की 12 सीटें आ रही हैं, अगर इसमें +-7 में +7 हो जाता है तो जेडीएस की 19 हो जाती हैं अभय जी। और अगर बीजेपी के लिए 92 है, इसमें +-11 में प्लस हो जाता है तो 103 हो जाता है। देखिए ये जो यानी ये संभावना बनी रहेगी। देखिए सर्वेक्षणों में जो भूल चूक वाला आंकड़ा होता है, कि भूल चूक वाला जो आंकड़ा होता है, सवाल ये है कि इस आंकड़े को हम कैसे पढ़ें, इसका तात्पर्य कैसे निकालें। तो इस आंकड़े को पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, मेरी निगाह में जिस तरह मैं पढ़ता हूं, कि चुनाव मुहिम किस तरीके से चली। चुनाव मुहिम से आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर आपकी जो विश्लेषण क्षमता है उस पर क्या छाप पड़ती है, वो ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखेंगे तब आपको ये जो प्लस माइनस है इसमें आप ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे कि प्लस किधर होगा और माइनस किधर होगा। ये मैं कह रहा हूं। ऑल राइट, इमरान पाशा, देखिए सवाल तो उठेगा इमरान पाशा, आपकी 12 सीटें हैं, अगर +7 हो गया, मान लीजिए 19 आ गई और बीजेपी की 100 के आसपास आ गई, तो इमरान पाशा क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? अब तो वोटिंग हो गई है, अब आप खुलकर बता सकते हैं जेडीएस का प्लान बी क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सर्वे आप दिखा रहे हैं वो सरासर गलत है। और एक बात, मुझे थोड़ा मोबाइल की स्क्रीन पर ठीक से वीडियो नहीं दिखाई जा रही है। वो हमारे एक मित्र बैठे हैं पैनलिस्ट में, वो कह रहे थे कि देवेगौड़ा जी का ये आखिरी चुनाव है। आप होते कौन हो बोलने वाले के आखिरी चुनाव है करके? क्या भगवान हो?